तो आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं, अमेरिका की बदलती पहचान। अक्सर सुनने में आता है कि अमेरिका का चेहरा बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि हमारी सोच का भी है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2042। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो का मानना है कि ये वो साल है जब अमेरिका में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय बदलाव आने वाला है। कहा जा रहा है कि इस साल अमेरिका एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी देश बन जाएगा। पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक हेडलाइन है या कहानी कुछ और ही है? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इस प्रोजेक्शन और इसके पीछे की पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, सारा खेल इस बात का है कि हम गिनती करते कैसे हैं। अगर हम सिर्फ गैर हिस्पैनिक श्वेत लोगों को गिने तो 2050 तक वो 49% होंगे, यानी माइनॉरिटी। लेकिन अगर हम हर उस इंसान को शामिल कर लें जो खुद को श्वेत मानता है, तो ये आंकड़ा 70% हो जाता है, यानी एक साफ मेजॉरिटी। तो सवाल फिर वही है, क्या अमेरिका बदल रहा है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल पूछा कैसे जा रहा है। तो असली कहानी सिर्फ नंबरों के बदलने की नहीं है। असली कहानी तो इस बात की है कि हम ये गिनती करते कैसे हैं और ये जो कैटेगरीज हैं ये आती कहाँ से हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है अमेरिकी सेंसस यानी जनगणना के इतिहास में। ये जो रेशियल कैटेगरीज है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो वक्त के साथ लगातार बदली हैं। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। 1790 में बात सिर्फ आज़ाद और गुलाम लोगों की थी। फिर 1890 आते आते जनगणना ये तक पता लगाने लगी कि किसमें कितना ब्लैक ब्लड है। क्वाड्रून, ऑक्टोरून जैसे शब्द आ गए। 1970 में जाकर पहली बार हिस्पैनिक को एक अलग पहचान मिली। और 2000 में लोगों को पहली बार एक से ज्यादा रेस चुनने का ऑप्शन मिला। ये साफ दिखाता है कि रेस की परिभाषा कितनी बदलती रही है। अच्छा, अब साल 2000 के डेटा को देखते हैं। अगर हम नॉन हिस्पैनिक लोगों को देखें तो ज्यादातर लोग व्हाइट, ब्लैक, एशियन इन स्टैंडर्ड कैटेगरीज में आसानी से फिट हो जाते हैं। सम अदर रेस वाला हिस्सा देखिए कितना छोटा सा है। लेकिन जैसे ही हम हिस्पैनिक आबादी को देखते हैं, पूरी कहानी पलट जाती है। यहां सम अदर रेस वाला कॉलम देखिए बढ़कर 42.6% हो गया है। मतलब लगभग आधे लोग किसी भी स्टैंडर्ड रेस को नहीं चुन रहे। ऐसा क्यों? और इसकी वजह यह है, सम अदर रेस चुनने वाले 97% लोग हिस्पैनिक हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग कंफ्यूज्ड हैं, नहीं। असल में ये सीधे सीधे सेंसस फॉर्म के डिजाइन का नतीजा है। फॉर्म में एथनिसिटी के लिए तो हिस्पैनिक का ऑप्शन है, लेकिन रेस के लिए नहीं। तो अपनी पहचान बताने के लिए बहुत से लोग बस अदर को चुन लेते हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझना होगा, वंश और पहचान। यही वो चाबी है जिससे ये सारे आंकड़े समझ में आएंगे। पहले बात करते हैं वंश यानी एंसेस्ट्री की। ये एक सीधी सादी ऑब्जेक्टिव चीज है, मतलब किसी के पूर्वज भौगोलिक रूप से कहाँ से थे। ये किसी के फैमिली ट्री जैसा है, एक फैक्ट। दूसरी तरफ है पहचान यानी आइडेंटिटी। ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। ये एक पर्सनल चॉइस है कि कोई इंसान खुद को कैसे देखता है, किस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। इस पर कल्चर और समाज का गहरा असर होता है। तो सीधी सी बात यह है, वंश इस बारे में है कि किसी के पूर्वज कौन थे, और पहचान इस बारे में है कि वो इंसान खुद को कौन मानता है। एक फैक्ट है, दूसरी एक कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं। और ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब जब हम वंश और पहचान का फर्क समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि अमेरिका के अलग अलग ग्रुप्स में ये कैसे काम करता है। अब जैसे श्वेत अमेरिकियों को लीजिए, जिनकी कई पीढ़ियां अमेरिका में रह चुकी हैं, उनके लिए पहचान अब एक चॉइस बन गई है। वो चाहें तो अपनी जर्मन, आयरिश या इटालियन जड़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर इन सबको मिलाकर बस अमेरिकन कह सकते हैं। ये ऑप्शन उनके पास है। लेकिन अश्वेत अमेरिकियों के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ एक खास ऐतिहासिक वजह से एक बहुत मजबूत अफ्रीकी अमेरिकी पहचान बनी, जो ज्यादातर लोगों के लिए उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी है। और इसकी जड़ें हैं ऐतिहासिक वन ड्रॉप रूल में। इस नियम के मुताबिक अगर किसी में जरा सा भी अफ्रीकी खून है तो उसे अश्वेत ही माना जाएगा। इस वजह से पहचान कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि एक ऐसी कैटेगरी बन गई जो उन पर थोप दी गई थी। अच्छा, अब जरा हाल के इमिग्रेशन को देखते हैं। ये चार्ट देखिए। ये दिखाता है कि एशियाई और हिस्पैनिक आबादी का कितना बड़ा हिस्सा अमेरिका के बाहर पैदा हुआ है। एशियंस में ये 70% से ज्यादा है,
और हिस्पैनिक्स में करीब 45%। जाहिर है इसका उनकी पहचान पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और वक्त के साथ ये पहचान बदलती भी है। देखिए, होता क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन के इमिग्रेंट्स हैं वो खुद को अपने देश के नाम से पहचानते हैं, जैसे मैक्सिकन या चाइनीज़। फिर उनकी अगली पीढ़ी हिस्पैनिक या एशियाई अमेरिकी जैसी बड़ी पहचान अपना लेती है, और फिर कुछ पीढ़ियों के बाद ये खास पहचानें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं और एक जनरल अमेरिकी आइडेंटिटी की जगह ले लेती हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अमेरिका का भविष्य कैसा होने वाला है जहां पहचान की ये लाइनें इतनी तेजी से बदल रही हैं? चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है, अमेरिकी पहचान कोई फिक्स्ड बक्सों का सेट नहीं है। ये एक डायनामिक और सब्जेक्टिव कहानी है जिसे हर इंसान और हर पीढ़ी अपने अपने तरीके से बताती है। नस्ल को एक बायोलॉजिकल फैक्ट की तरह नहीं, बल्कि आइडेंटिटी के एक बदलते हुए कॉन्सेप्ट की तरह देखना होगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे इंटरमैरिज बढ़ेगा और पहचानें और भी ज़्यादा मिक्स होंगी, तो आने वाले अमेरिका में नस्ल और जातीयता जैसी कैटेगरीज का मतलब ही क्या रह जाएगा? शायद इसका जवाब हमें आने वाली पीढ़ियों से ही मिलेगा। इस पूरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।